पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आज जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला का दौरा करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बिहाड़ी, मुल्तान और डीडी खान जाएंगे। वज़ीर आला जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का मुआयना करेंगे। वज़ीर आला फलाह-ए-आमा के मनसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे और संगे बुनियाद भी रखेंगे। वज़ीर आला आज बिहाड़ी का दौरा करेंगे। सरदार उस्मान बुज़दार THQ अस्पताल में ट्रामा सेंटर का इफ्तिताह भी करेंगे। CM पंजाब टिब्बा सुल्तानपुर में 1 अरब 30 करोड़ की लागत से बनाए गए दानिश स्कूल का इफ्तिताह भी करेंगे। CM पंजाब दानिश स्कूल में IT लैब, लाइब्रेरी और मुख्तलिफ क्लासरूम का मुआयना करेंगे। CM पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इफ्तिताह के बाद टिब्बा सुल्तानपुर में मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। CM उस्मान बुज़दार मेलसी साइफन भी जाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मेलसी साइफन की गुंजाइश बढ़ाने के लिए SMB कैनाल की रीमॉडलिंग का जायजा लेंगे। CM उस्मान बुज़दार हेड साइफन के मकाम पर अंडरग्राउंड बनाए गए बैरक का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आज मौजा रोटला पहुंचेंगे। उस्मान बुज़दार MPA सैयद अब्बास अली शाह की वालदा की वफात पर उनसे इजहार ताज़ियत करने उनके घर जाएंगे। CM उस्मान बुज़दार अपने दौरे के दौरान सरकारी दफातर में भी जाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पार्लियामेंटेरियन और टिकट होल्डर से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान से भी मुलाकात करेंगे। अहम खबर से मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार आज जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला का विजिट करेंगे। CM पंजाब मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले तरक्याती मनसूबों का संगे बुनियाद भी रखेंगे। CM पंजाब आज बिहाड़ी का दौरा भी करेंगे, जहां पर THQ अस्पताल में ट्रामा सेंटर को इनॉग्रेट किया जाएगा। साथ ही साथ टिब्बा सुल्तानपुर में 1 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाने वाले दानिश स्कूल का इफ्तिताह किया जाएगा। CM पंजाब मीडिया से गुफ्तगू करने के साथ साथ सैयद अब्बास शाह की वालदा की जो वफात पर उनसे ताज़ियत करने उनकी रिहाइशगाह भी जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तौसामद के हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दानिश स्कूल टिब्बा सुल्तानपुर में तैयारियां मुकम्मल। दानिश स्कूल में हेलीपैड भी बना दिया गया है। CM के इस्तकबाल के लिए रेड कारपेट भी बिछा दिया गया। CM की आमद से कबल सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। ये मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। मेलसी साइफन प्रोजेक्ट के ये मनाजिर हैं और इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे लेकिन अब्दुल समद चौधरी बताइएगा किस किस्म की तैयारियां की गई हैं, कब तक आमद मुतवक्के है CM की? वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आज मेलसी का दौरा करेंगे। टिब्बा सुल्तानपुर में दानिश स्कूल का इफ्तिताह किया जाएगा, जहां पर हेलीपैड भी बना दिया गया है। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी को भी जो है वो हाई अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। जगह जगह पर जो है वो सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। किसी भी हवाले से नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट नजर आ रही है। मैं आपको बताता चलूँ, टिब्बा सुल्तानपुर के अंदर जो दानिश स्कूल है ये 1.25 अरब रुपए की जायद ग्रांट है, उससे ये तामीर किया गया है, जिससे गरीब जो बच्चे हैं वो आला तालीम हासिल कर सकेंगे। इसके बाद सरदार उस्मान बुज़दार जो है वो हेड साइफन के मकाम पर पहुंचेंगे, जहां पर अंडरग्राउंड बनाए गए बैरक का जो है इफ्तिताह करेंगे। ये भी 1 अरब रुपए से जायद की ग्रांट का ये ब्रिज बनाया गया है ताकि रोही तक किसानों को पानी जो है वो मैसर आ सके और किसान जो है वो खुशहाल हो सके। वहां पर भी इंतजाम जो है वो हेड साइफन के मकाम पर भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। हेलीपैड भी बना दिया गया है। सिक्योरिटी भी हर जानब जो है वो हाई अलर्ट नजर आ रही है। हेड साइफन पर बैरक के इफ्तिताह के बाद जो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार हैं वो खिची हाउस मेलसी फदा टाउन में पहुंचेंगे, जहां पर जो है वो एक जलसा नुमा जो है वो एक तकरीब का एहतमाम किया गया है, जहां पर दोस्त अहबाब के साथ उनकी मुलाकात भी होगी। दोस्त अहबाब के साथ उनकी मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल समद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जनूबी पंजाब दौरे के दौरान 3 रोज़ा डीडी खान में गुजारेंगे, जहां वो मनसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद भी रखेंगे और उमाइदीन से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे। CM पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जनूबी पंजाब के दौरे पर 3 रोज़ा दौरा डीडी खान भी करेंगे। उनकी डीडी खान में स्टे होगा, जहां पर वह मुख्तलिफ मनसूबों का संगे बुनियाद रखेंगे। मजीद बात करेंगे मोहसिन मुल्क से। मोहसिन बताइएगा क्या मसरूफियात होंगी CM की? जी, डेरा गाजी खान में भी सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब अपने आबाई इलाके का दौरा करेंगे। ये दौरा जुमे की सुबह किया जाएगा। सरदार उस्मान बुज़दार सबसे पहले कबाइली इलाकों का दौरा करेंगे, जिसमें सबसे पहले वो फाजला में पहुंचेंगे, जहां पर हेलीकॉप्टर के साथ वो 12 बजे तक दिन में पहुंच जाएंगे और इसके बाद वहां पर वो मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद भी रखेंगे। और इस दौरान में कबाइली जो माहिदीन हैं उनसे भी सरदार उस्मान बुज़दार मुलाकातें करेंगे। 2 बजे के करीब सरदार उस्मान बुज़दार जुमे के रोज़
भारती पहुंचेंगे। भारती में उनकी मसरूफियात होगी, जिसमें नादरा ऑफिस का इफ्तिताह और दीगर मंसूबों का इफ्तिताह भी शामिल होगा। इस दौरान में जो नई रेस्क्यू सर्विस है मुतारिफ करवाई गई है कबायली इलाकों के लिए, बाइक सर्विस, उसका भी सरदार उस्मान बुज़दार इफ्तिताह करेंगे। और भारती में वो कबायली अमायदीन और जिरगा से भी शिरकत करेंगे, रात तक वहीं क़याम करेंगे और शाम को तोनसा पहुंच जाएंगे। सरदार उस्मान बुज़दार अपने जो आबाई इलाके और अपना जो रिहाइश है वहां पर रात गुजारेंगे और हफ्ते के दिन पूरा दिन जो है वो सरदार उस्मान बुज़दार तोनसा में गुजारेंगे और तोनसा में मुख्तलिफ मंसूबों के ऊपर वो ब्रीफिंग लेंगे जो कि काम चल रहे हैं। उसके साथ साथ ब्रीफिंग ली जाएगी और मुख्तलिफ मंसूबों का संग बुनियाद भी रखा जाएगा। मौसुल मुल्क, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बात करेंगे डेंगू की। बहावलपुर में डेंगू फैलने का खतरा। बहावलपुर में 5 मुख्तलिफ जगहों से डेंगू लार्वा बरामद कर लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने आवाम से डेंगू के खात्मे में मदद मांग ली है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एहसान जमाली का कहना है इन जगहों को शनाख्त करके स्प्रे कर दिया गया है। आवाम को कूलर और एसी के साफ पानी का ख्याल रखना चाहिए। मजीद बात करेंगे महमूद जहीर से। महमूद, बताइएगा कहां कहां से लार्वा बरामद हुआ है और उसे तल्फ किया गया है? बहावलपुर की जिले इंतजामिया जो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है डेंगू के खात्मा के हवाले से, पिछले दिनों चूँकि बारिश हुई इस वजह से डेंगू के लार्वा के मिलने के खबर मिली है। इस हवाले से हम मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एहसान जमाली साहब के पास। उनसे जानते हैं क्या अपडेट्स हैं। सर, ज़रा बताइएगा। जी थैंक यू वेरी मच। हमारे बहावलपुर में जिस तरह आपको पता है कि 3 केसेस डेंगू के हमें मिले थे। 1 अप्रैल में मिला था और 2 जून में मिले थे, जिसमें से 2 हमारे इंडिजिनस हैं और 1 केस बाहर का आया हुआ था। तो लास्ट वीक फिर हमने चूँकि सीज़न है डेंगू का, तो हमने इसको ऑपरेशन को अपने तेज़ कर दिया। तो उस ऑपरेशन में हमें मुख्तलिफ जगहों से कोई 5 लार्वा मिले हैं। हमने अपनी इंडोर सर्वेलेंस जो है वो तकरीबन 100% की हुई है। आउटडोर एक्टिविटी भी हमारी 100% है। एंड्रॉयड यूज़र्स भी हमारे सारे एक्टिव हैं। तो हम इंशाल्लाह उसको प्रॉपर तरीके से हमने टैकल किया हुआ है इंशाल्लाह। और आवाम से भी रिक्वेस्ट है कि कहीं पे भी अगर वो पानी खड़ा हुआ देखें, क्योंकि बारिशों का सीज़न था, पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते के दौरान काफ़ी बारिशें हुई हैं, तो एयर कूलर्स के अंदर, एसीज़ के अंदर कहीं पे भी अगर वो पानी नज़र आता है तो फ़ौरन उसको गिरा दें और डेंगू के हवाले से जितनी भी एसओपीज़ हैं उन पर अमल करें। तो सर, ये डेंगू के हवाले से जितने भी एसओपीज़ हैं उन पर इंप्लीमेंटेशन करवाया जाएगा। महमूद, आपका शुक्रिया। सरगोदा शेरपाव चौक रोड में गड्ढा बन गया। 20 फीट गहरा गड्ढा किसी भी बड़े हादसे का पेश खैमा साबित हो सकता है। रोड को हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया को आगाह करने के बावजूद गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है। ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। फसीउल्लाह, बताइएगा इंतजामिया कहां है, क्यों इस जानिब तवज्जो नहीं दी गई? अजय, बिल्कुल इस वक्त मैं मकामे हयात शेरपाव चौक पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि ये रोड है जहां पर गहरा गड्ढा पड़ गया और गड्ढा पड़ने से रोड जो है वो फटने लग गई है, जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। और 2 से 3 रोज कबल ये पहले थोड़ा सा जो है वो गड्ढा पड़ा, अब वो बढ़ता जा रहा है। और इस हवाले से ना तो कोई इंतजामिया यहाँ पर आई है, ना ही इन शहरियों की जिंदगी को महफूज बनाने के लिए ज़िला इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे क्या मामला है, कैसे ये पड़ा है। आपने यहाँ पर ट्रैफिक को भी यहाँ बंद कर दिया। सर बताइएगा क्या मामला है, ये किस तरह पड़ा था गड्ढा? तकरीबन 3 दिन से ये ऐसे पड़ा हुआ है, लेकिन कोई इंतजामिया नहीं है। किसी ने कोई, हम लोग ने एहतजाज भी किया है कि ये इसके इंतजाम करें, लेकिन ये इंतजामिया ने कोई हमारा नोटिस नहीं लिया। किसी जानी नुकसान का इंतजार करें तो हमें बताएं, हम अपनी जानों पे खेल के ये रास्ता गुजर रहे हैं, इधर से सब लोग गुजर रहे हैं। आपने देखोगे ये वो गड्ढा पड़ा जिसकी वजह से सड़क फटने लग गई है और शहरियों को जो यहाँ पे हैवी ट्रैफिक है उसको तो बंद कर दिया गया है, लेकिन जो छोटी ट्रैफिक यहाँ से गुजर रही है वो भी किसी भी हादसे का सबब बन सकती है। सर बताइएगा क्या कहेंगे, इंतजामिया अभी तक नहीं यहाँ पे पहुंची? ये तकरीबन 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन से ये तकरीबन 20-25 फुट गहरा गड्ढा, ये अंदर से सीवरेज टूट गई है, कोई इसका वली वारस नहीं है। टैक्स लेने वाले आ जाते हैं, टैक्स दे दो जी। अभी 4-5 दिन से हम सारे जो लोग हैं ये कनातें लगाई हुई हैं, ये कनातें सामने हैं, रोड बंद किया हुआ है, यहाँ से बच्चे भी गुजरते हैं। अगर कोई गिर के मर गया तो कौन जिम्मेवार होगा? अगर कोई गिर के मर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? फसीउल्लाह, आपका शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शहाब तरीन का तहसील कॉम्प्लेक्स ऑफिस का विजिट। बुजुर्ग खातून और बच्चे की जमीन पर कब्जा करने वाले 12 अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। बात करेंगे आमिर डोगर से। आमिर, बताइएगा क्या यकीन दहानी करवाई गई है शुएब अमजद की जानिब से?
से कुछ देर कबल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन की जानिब से तहसील कम्प्लेक्स ऑफिस का विजिट किया गया और इस मौके पर उनकी जानिब से सख्त भरमी का इजहार किया गया, क्योंकि कुछ तहसीलदार और कुछ पटवारी जो थे वो तहसील ऑफिस में मौजूद नहीं थे, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने शदीद इजहार भरमी करते हुए बाकायदा तौर पर उनको वार्निंग जारी की है कि आइंदा अगर कोई अफसर कोई पटवारी लेट होगा तो उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर की जानिब से साइलिन के मसाइल खुद सुने गए और इनको हल करने की यकीन दहानी कराई गई है। मुजफ्फरगढ़ के दूर दराज इलाकों से आए साइलिन ने डिप्टी कमिश्नर के सामने अपनी शिकायतों के अंबार लगा दिए, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर को बाकायदा तौर पर यह हिदायत जारी की गई है तमाम तर तहसीलदारों की और पटवारियों की आने और जाने की टाइमिंग को जो है मॉनिटर किया जाए और इस सिलसिले में किसी भी किस्म की कोताही जो है वो नहीं बरती जाएगी। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मजीद ये कहा गया कि तमाम तर अफसरान की यह जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पर आने वाले साइलिन के मसाइल फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर अमजद शुएब खान तरीन ने कहा है कि तमाम जितने भी साइलिन आती हैं उनके मसाइल हल किए जाएंगे। आमिर, आपका शुक्रिया। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान के मार्केटिंग ब्रांच को अमले की कमी का सामना है। बात करेंगे अली रियाज से। अली रियाज, बताइएगा कितनी असामियां खाली हैं यहाँ पर? पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान को बने एक अरसा गुजर गया, लेकिन अभी तक इसकी जो मार्केटिंग ब्रांच है उसमें बहुत सी अहम असामियां जो हैं वो एक अरसा दराज से खाली पड़ी हुई हैं, जिसमें अगर जिक्र किया जाए डायरेक्टर मार्केटिंग जो कि इस मार्केटिंग ब्रांच का हेड है, 19वें स्केल की असामी जो अभी तक कई साल गुजरने के बावजूद भी खाली है। इसके साथ साथ अगर डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की बात की जाए तो मार्केटिंग ब्रांच के 98वें स्केल के डिप्टी डायरेक्टर और 17वें स्केल के जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उसकी असामी भी कई साल गुजर जाने के बावजूद भी खाली पड़ी हुई है। ताहम अभी तक जो PHA मुल्तान में एक जो असिस्टेंट डायरेक्टर है उसको डिप्टी डायरेक्टर का इजाफी चार्ज दिया गया। इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात है, PHA मुल्तान का इन्फोर्समेंट सेल जो कि बिल बोर्ड्स और होर्डिंग बोर्ड के खिलाफ जो कार्रवाई करते हैं उसके इन्फोर्समेंट सेल का जो इंचार्ज की असामी है वो भी खाली है। इसके साथ साथ मजिस्ट्रेट जो कि 17वें स्केल का मजिस्ट्रेट होता है उसकी भी जो हायरिंग है अभी तक PHA मुल्तान में मुमकिन नहीं बनाया जा सकी है। उसके साथ साथ इन्फोर्समेंट सेल में जो कांस्टेबल और जो सिपाही होते हैं ताहाल अभी तक उसकी जो असामियां हैं वो मुकम्मल तौर पर खाली पड़ी हुई है, जबकि जब PHA बना था तो उसमें अली रियाज, आपका शुक्रिया। भावलपुर के एक्साइज ऑफिस में कोविड-19 सूरत हाल के बाद ऑपरेशनल काम मामूल पर नहीं आ सका। मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे। मोहम्मद अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अमीन, बताएगा। मुल्क भर में कोरोना के बाद जो हालात तकरीबन मामूल पर आ चुके हैं, तालीमी इदारे और तमाम दीगर जो दफातर हैं वो भी खोल दिए गए हैं, लेकिन महकमा एक्साइज में आज भी अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत जो है सिर्फ 16 लोग जो है वो एक्साइज ऑफिस का आकर दौरा कर सकते हैं और वहाँ पर आकर काम कर सकते हैं। वो भी वो लोग जो ऑनलाइन अपने अपॉइंटमेंट 16 बंदे लेंगे वही यहाँ पर आके अपना काम करवा सकेंगे। इससे एक तो जो आम साइल है उसको शदीद मुश्किलात का सामना है और साथ ही साथ जो हुकूमत पंजाब को जो फंड जो रेवेन्यू जनरेट होता था उस भी लाखों रुपए रोजाना जो है नुकसान हो रहा है। इस हवाले से गाड़ियों के ट्रांसफर हो, रजिस्ट्रेशन हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो या प्रोफेशनल टैक्स हो, तमाम के तमाम जो है वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके 16 बंदे रोजाना की बुनियाद पर एक्साइज ऑफिस आ सकते हैं। साहिल जो यहाँ पर आते हैं उनको कितनी मुश्किलात है, बताइएगा कितनी मुश्किलात हैं इस सिस्टम के बायस? अब खुलने चाहिए ऑफिस? खुलने चाहिए, बहुत ही मुश्किलात है। हम आते हैं यहाँ से चक्कर लगाकर फिर हमें दूर भगा देते हैं, भैया कुछ भी नहीं है इधर। हमें 6 महीने हो गए, कापी मांगने रह गए, प्लेटा मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। कहते हैं दफ्तर बंद है, जब कहते हैं दफ्तर बंद है, अगले दिन आए थे कहते हैं इधर डेंगू फार्म आया है, मच्छर आया हुआ है, फिर हमने यहाँ से पीछे भगा दिया। हम तो जितना बार आते हैं लेकिन यहाँ के थक बहुत दूर से आते हैं, फिर भी खाली बल के जाते हैं, खर्चा कर गए, पेट्रोल बाल आते हैं, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। शदीद मुश्किलात का सामना है। सिर्फ जो अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है इसी के तहत जो है। मोहम्मद अमीन, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीमा खान के डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू 1122 स्टेशन में नेशनल रेस्क्यू चैलेंज मुकाबले के लिए 22 सितंबर को इंटर तहसील मुकाबले होने जा रहे हैं। रेस्क्यूर्स के मुकाबले के लिए तैयारियां रोज पर हैं। बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर, बताइएगा कैसी तैयारियां हैं रेस्क्यूर्स की? पाकिस्तान में नेशनल रेस्क्यू चैलेंज के जो मुकाबले हैं फिर से होने जा रहे हैं और इसके लिए रहीम यार खान की डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू स्टेशन में तहसील लेवल के मुकाबलों के लिए जो मेडिकल, जिसे ट्रामा भी कहते हैं, उसकी जो तैयारियों का सिलसिला जारी है, क्योंकि तहसील लेवल पे मुकाबला होने जा रहा है। अजहर साहब हमारे से मौजूद हैं जो इस टीम को रेडी कर रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, तहसील लेवल के मुकाबले कब होंगे और आपके जो रेस्क्यूअर्स की जो तैयारियां वो कहाँ तक पहुंचे? जी बिल्कुल, ये जो हमारे इंटर तहसील कॉम्पिटिशन हैं ये 22 तारीख को हो रहे हैं, जिसमें हमारी चारों तहसीलें रहीम यार खान, सादकाबाद, खानपुर और लियाकतपुर इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और उसमें से जो हमारी बेस्ट टीम होगी वो फिर आगे 1 अक्टूबर को जो है वो डिवीजन लेवल के ऊपर जाके compete करेगी और जो उसमें टीम विनर होगी वो जाके आगे पंजाब लेवल के ऊपर कंपटीशन में हिस्सा लेगी। तो ये हमारे कुछ इवेंट्स होते हैं उसमें, जिसमें हमारा फायर फिट होता है और ट्रॉमा चैलेंज होता है, हाइट रेस्क्यू होता है, वेल रेस्क्यू होता है
تو ان سارے ایونٹ میں ان سارے ایونٹ کے مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں جن میں کمپیٹ کرنا ہوتا ہے ٹیمز نے. ٹوٹل جو ڈویژنل کے اوپر 9 ٹیمز ہوتی ہیں جو ہمارے پنجاب لیول کی, اس کے علاوہ کے پی کے سے بھی اس میں ٹیمز آتی ہیں, جی بی سے بھی ٹیمز آتی ہیں, تو اس میں کچھ یونیورسٹیز کی ٹیمز بھی ہوتی ہیں. ان سب نے کمپیٹ کرنا ہوتا ہے اور اس میں سے میکسیمم مارکس لینے والی جو ٹیم ہوتی ہے وہ ونر ہوتی ہے. میکسیمم مارکس جو ہیں وہ حاصل کرنے ہوتے ہیں اور جو مارکس زیادہ لے گی وہی ونر ثابت ہوگی. بہت شکریہ عامر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اسلامی یونیورسٹی ترقیوں کے منازل طے کرنے لگی. اسلامی یونیورسٹی دنیا کی 1100 بہترین یونیورسٹیوں میں شامل ہو گئی. اس سے پہلے یونیورسٹی کا دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں شمار نہیں تھا. وائس چانسلر ڈاکٹر اطہر محبوب کی جانب سے طلبہ اور طالبات کو مبارکباد دی گئی. رینکنگ میں مجموعی طور پر پاکستان کی 17 جامعات کو شامل کیا گیا ہے. وائس چانسلر ڈاکٹر اطہر محبوب کی جانب سے طلبہ اور طالبات کو مبارکباد دی گئی. رینکنگ میں مجموعی طور پر پاکستان کی 17 جامعات کو شامل کیا گیا ہے. میپکو لیبر کمپلیکس میں سیفٹی سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے. آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. ہم نے یہ پلان کرنا ہے کہ جو اگلے مہینے آ رہے ہیں اس میں ہم نے مینٹیننس کرنی ہے. اور جو سپروائزر رات ہیں, جو یونین کے نمائندگان ہیں, دیکھیں اگر ہم مینٹیننس کریں گے ہمارا فائدہ ہے. بجائے ہم یہ 4-5 مہینے ایسے بیٹھ کے گزار دیں تو گرمیوں میں راتوں کو بھی دن کو بھی ہم محنت کرتے رہیں, تو اس کے بہتر یہ ہے کہ ہم یہ 4 مہینے مینٹیننس کر لیں. اور میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ جس نے ٹرانسفارمر کی مینٹیننس کی ہوگی نا, کم از کم اس پہ فالٹ نہیں آئے گا. تو لہٰذا یہ ہماری مینجمنٹ ہے. ہم لوگوں نے کام ہم نے نہیں کرنا ہے, باہر سے کسی نے آنا نہیں. اور میرا جو لائن مین ہے, اب جو اس نے کام کرنا ہے میں نے نہیں کرنا. میں نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ کو میں ٹی این پی پرووائڈ کر دوں, آپ کو مٹیریل پرووائڈ کر دوں, آپ کو شٹ ڈاؤن لے دوں, اگر آپ کی کوئی ٹی ایش ہے وہ میں کر دوں. لیکن فزیکل کام آپ لوگوں نے کرنا ہے. اور آپ لوگ کام کرتے ہیں, آپ لوگوں کو کام کرنا آتا ہے. اور آپ لائن میں جو ہے نا, یہ میرا بہت بڑا قیمتی احساسہ ہے. تو آپ لوگ ذرا تھوڑا سا اگلے جو مہینے آ رہے ہیں اس میں ذرا آپ اگر محنت کر لیں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ جو گرمیاں آئیں گی تو یہ جو آج کل ہم سفر کر رہے ہیں یہ سفر نہیں کریں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی دیکھیں نا, یہ جو آپ کا ایل ایس ٹرانسفارمر لے کے آتا ہے, کبھی اس نے بلیک اینڈ وائٹ کہا ہے ہمیں. اصل ایشو یہ ہے نا کہ ہم لوگ مسردن کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر کوئی مجھے بتائیں, اگر مجھے ایل ایس فون کرتا ہے, میں ابھی ٹرانسفارمر لے کے آیا تھا. اچھی خبر یہ ہے کہ ڈیڈی خان میں سونا 400 روپے فی تولہ سستا ہو گیا. 24 کیرٹ فی سونا تولہ قیمت 1,13,000 روپے 300 روپے ہو گئی. 22 کیرٹ فی تولہ سونے کی قیمت 1,05,233 روپے ہو گئی ہے. مزید جانیں گے اقبال صادق سے. اقبال بتائیے گا. جی بالکل, ڈیرہ غازی خان کے صرافہ بازار میں اس وقت موجود ہیں, جہاں پر جو سونا ہے وہ 400 روپے فی تولہ ایک دفعہ پھر سستا ہو گیا ہے. جو تیزابی سونا ہے 24 کیرٹ والا فی تولہ سونا, اس کی قیمت 1,13,300 روپے ہو گئی ہے, جبکہ 22 کیرٹ والا فی تولہ سونا 1,05,233 روپے کا ہو گیا ہے. اس کے بعد جو 21 کیرٹ والا فی تولہ سونا ہے وہ 1,04,50 روپے کا فی تولہ ہو گیا ہے. تو یہاں پر دوسری صورتحال یہ بھی ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالات چون کیسے ہیں. لوگ جو ہیں وہ سونا خرید نہیں پاتے. اگر وہ خریدنے آتے ہیں تو دکاندار کے مطابق زیادہ تر جو ہیں وہ ادھار کرتے ہیں, جس کی وجہ سے اب یہاں پر سونا بھی موجود نہیں ہے. اگر کسی نے نقد لینا ہو تو ان کو دستیاب ملے گا, ادروائز پھر ادھار کا جو سین ہے وہ دکانداروں نے بھی بند کر دیا ہوا ہے. وجوہات یہ ہیں کہ اب جو دکاندار خود ہیں ان میں اتنی کیپیسٹی ہی نہیں کہ وہ اب جو ہے ادھار سونا دے سکیں. جی, ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی نے بھی حکمت عملی تیار کر لی ہے. مزید بات کریں گے عاصم صدیق سے. عاصم صدیق بتائیے گا. معطل کرونا وائرس کی وجہ سے تعلیمی سلسلہ شروع ہوا تو کرونا وائرس سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد تو کیا جا رہا ہے, مگر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی نے بھی اپنی پالیسی بنا لی ہے. بچوں کے اساتذہ کے رینڈملی ٹیسٹ کلیکشن کے لیے ان کے نمونے حاصل کیے جائیں گے. سیو ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر سخاوت علی رنداوا ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب, کس طرح روزانہ کی بنیاد پر کس طرح ان کے سیمپل کلیکٹ کیے جائیں گے تاکہ ان کے ٹیسٹ ہو سکے؟ جی, حکومت کی جانب سے تعلیمی ادارے کھولے جانے کے اعلان کے بعد ہم سب کنسرنڈ ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ کووڈ-19 کے کیسز میں اضافہ نہ ہو جائے. تو اس حوالے سے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, جس میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ہے, جو ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز ہیں یا جو ہماری یونیورسٹیز ہیں,
और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हम सब ने मिलकर एक जामिया हिकमत अमली तरतीब दी है और जो हमारे स्कूल के असातिज़ा हैं, बाकी जो उनके फोकल पर्सनस हैं, इन सब की तहसील लेवल पे एक ट्रेनिंग का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके प्रिंसिपल्स और फोकल पर्सनस की भी ट्रेनिंग करवाई गई है कि किस तरह SOPs को फॉलो करना है हमने और हिफाजती तदाबीर के इख्तियार करके ही हम इससे बच सकते हैं और उसको किस तरह हमने यकीनी बनाना है। इसके अलावा जो हमें हिदायत हैं कि हमने इनकी सैम्पलिंग करनी है, तो जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एनरोलमेंट 3000 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे जितने भी कैंटीन्स हैं उनमें जो कुक हैं, जो वेटर हैं, जो वहाँ पे खाना सर्व करते हैं, उन तमाम की हम सैंपल लेंगे और उनके टेस्ट किए जाएंगे और हर 2 हफ्ते के बाद इसको रिपीट किया जाएगा। इसके अलावा जो वहाँ पे उनका स्टाफ है या टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी सैंपलिंग की जाएगी और हर यूनिवर्सिटी में 15 दिन के बाद 200 अफराद का सैंपल लिया जाएगा। इस तरह जो स्कूल्स हैं, जो देहाती इलाकों में स्कूल हैं या शहरी इलाकों में स्कूल हैं, उनको भी हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है और हर तहसील से पहले मरहले में 18 स्कूल्स के सैंपल लिए जाएंगे और उसमें से हर कैटेगरी में 6-6 स्कूल्स शामिल हैं और इस तरह ये एक रोटेशन होती रहेगी और सिलसिला ये चलता रहेगा कि अगर कुछ स्कूल्स जिनकी सैंपलिंग आज हो गई है तो फिर 2 हफ्ते से पहले उनकी सैंपलिंग दोबारा नहीं होगी। और इस सिलसिले में ख़ास तौर पे हमारा फोकस उन पे है कि अगर कहीं किसी में अलामात हैं तो उनको फौरी तौर पे हम टारगेट करें और इसके अलावा जो लोग, जिस तरह मैंने पहले गोश गुजार किया कि कैंटीन पे हैं, जिनका ज़्यादा इंटरेक्शन है लोगों के साथ, उन पे हमारा ज़्यादा फोकस होगा। मेरे को जो फोकस उन अफराद पर ज़्यादा है जिनका लोगों के साथ मेल जोल ज़्यादा फोकस होगा। आसिम सिद्दीक, आपका शुक्रिया। तालीमी इदारों में तालीमी सिलसिले का आगाज हो गया। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज मुल्तान डिवीजन डॉक्टर वसीम जमजी के तालीमी इदारों के दौरे। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने सिविल लाइंस कॉलेज, एमरसन कॉलेज का विजिट किया है। डॉक्टर वसीम जमजी ने क्लास रूम्स में SOPs का जायजा लिया है। तालीमी इदारों में तालीम का आगाज हो गया। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज मुल्तान ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों के दौरे किए हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने सिविल लाइंस कॉलेज, एमरसन कॉलेज का विजिट भी किया। डॉक्टर वसीम जमजी ने क्लास रूम्स में SOPs का जायजा लिया। तमाम टीचर्स, तलबा SOPs पर अमल दरामद करें, डॉक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर वसीम जमजी का ऐसा कहना था। कमिश्नर मुल्तान की जानिब से दारुल अमान की बिल्डिंग को 1 माह में मुकम्मल करने की डेडलाइन मिलने पर तामीराती काम तेज कर दिया गया है। मजीद बता रही हैं सुहीरा तारिक। सुहीरा, कहिएगा कब तक मुकम्मल हो जाएगा? कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की जानिब से दारुल अमान की नई बनने वाली बिल्डिंग के लिए 1 माह की डेडलाइन जो है वो सोशल वेलफेयर को दे दी गई है कि 1 माह के अंदर ये बिल्डिंग मुकम्मल की जाए, जबकि सोशल वेलफेयर की जानिब से इस साल के आखिर तक ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल किया जाना था। लेकिन जब कमिश्नर ने कल वहां पर दौरा किया है तो वहां पर बिल्डिंग में सिर्फ और सिर्फ अभी कैमरे लगने जो है वो बाकी हैं, बाकी काम जो है वो तेजी से वहां पर जारी है ताकि खवातीन जो हैं जो कि इस पुराने दारुल अमान में रह रही हैं उनको इस दारुल अमान में शिफ्ट जल्द अज जल्द किया जा सके और उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियात जो है वो फराहम की जा सके। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ हैं मलिक यूनुस साहब। सर, बताइएगा कि डेडलाइन 1 माह की मिली है, अब 3 माह का काम 1 माह में कैसे मुकम्मल होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रोहित चैनल का मशकूर हूँ कि उन्होंने मौक़िफ़ लिया है। दूसरा ये है कि वहाँ पर बिल्डिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, बिल्कुल ही। हाँ, उसमें ये है कि फिनिशिंग अभी थोड़ी बहुत रहती थी, उसके लिए जनाब कमिश्नर साहब ने 1 माह का टाइम दिया है और उसमें बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने सब ने यही कहा है कि 1 माह के अंदर, बल्कि इससे भी पहले कंप्लीट हो जाएगी। क्या लेबर बढ़ाई जाएगी वहाँ पे, किस तरह से? नहीं, उसका ये है कि कंप्लीट हो चुकी है, बाकी उसका काम बहुत थोड़ा रहता है, उसे फिनिशिंग करनी है या फाइनलाइज करना है एंड पे, बस यही है। तकरीबन 9 करोड़ रुपए से ज़ायद की फिनिशिंग और फाइनलाइज करना बाकी है। सुहीरा, आपका शुक्रिया। कोटद्दू में मुंतखब नुमाइंदों और ज़िला इंतजामिया की अदम दिलचस्पी। कंप्यूटर राजी रिकॉर्ड सेंटर में 6 माह से ADLR की तैनाती एक मुअम्मा बन गया है। मजीद बात करेंगे तैमूर अतहर से। तैमूर, कहिएगा क्यों अब तक ADR की तैनाती नहीं हो सकी? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटद्दू राजी रिकॉर्ड सेंटर में। ADLR की तैनाती एक बड़ा मसला बना हुआ है। 6 माह से
3 ADLR की तैनाती हुई है, लेकिन चार्ज लेने से पहले ही दोबारा यहाँ से तबादला करवा दिया जाता है। 3 रोज पहले ADLR की तैनाती के बाद आज दोबारा यहाँ से तबादला करवा लिया गया और 6 माह से इसी तरह दूर दराज के जो साइलिन हैं वो आ रहे हैं, धक्के खाने पर मजबूर हैं। 320 मुआवजात के लिए ये रिकॉर्ड सेंटर बनाया गया है, लेकिन 6 माह से यहाँ पर ADLR की तैनाती नहीं है। 3000 से ज्यादा जो इंतकाल हैं रजिस्ट्रियों के वो पेंडिंग पड़े हैं। तहसील भर से साइलिन किराया भर कर यहाँ पर आते हैं, लेकिन ADLR ना होने की वजह से वापस चले जाता है। मेरे से यहाँ पर कुछ साइलिन मौजूद हैं जिनका काम नहीं हो रहा, धक्के खाने पर मजबूर हैं। आप मुझे बताइए कि ADLR की तैनाती नहीं हो रही, जो भी यहाँ पर तैनात होता है यहाँ पर चार्ज संभालने से पहले ही वापस चला जाता है। ना होने की वजह से क्या मसला चल रहा है? आप आए हुए हैं, कौन सा काम है आपका जो नहीं हो पा रहा? जी सर, मेरा जो है ना रजिस्ट्रियों के इंतकाल पड़े हैं, दूसरा बैंक प्लाजे कर्जा लोन लिया हुआ था वजीर आजम की जानिब से, वो भी लेटर हमारे पास है, कर्जा वापस कर दिया है, वो भी नहीं हो रहा। तो खवातीन आती हैं, कुछ खवातीन के नाम है जो रकबा वो भी 3, 4, 8 मरतबा आई हैं। मुझे बताइएगा आपका क्या साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तैमूर आपका शुक्रिया। मियां वाली भट्टा खिश्त पर चाइल्ड लेबर और जबरी मजदूरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर को हिदायत की कि इस सिलसिले में जिले भर के भट्टा जात के विजिट का बाकायदा शेड्यूल बनाएं और सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को फाल किया जाए। आपको बताते चलें, डिप्टी कमिश्नर उमर शहीर चट्ठा ने डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि भट्टा खिश्त मालिकान 1 माह के अंदर भट्टे पर काम करने वाली लेबर की सोशल सिक्योरिटी के रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाएं ताकि हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक भट्टों पर काम करने वाले मजदूर खानदान सहूलियात से मुस्तफीद हो सकें। स्पोर्ट्स एंड यूथ डिपार्टमेंट की हिदायत पर कोरोना वायरस की वजह से बंदिश का शिकार होने वाली लाइब्रेरी को दोबारा तलबा और आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। बात करेंगे मोहम्मद मकसूद से। मोहम्मद मकसूद, कहिएगा, लाइब्रेरी को खोल दिया गया है, औकात कार क्या होंगे? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से तमाम तर तालीमी इदारे और दर्जगाहों को SOPs के तहत मरलावार खोलने की इजाज़त दे दी गई है। इसी हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान की लाइब्रेरी में, जिसको SOPs के तहत खोल दिया गया है और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज है वो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं DSO मुल्तान अदनान नईम साहब, उनसे भी जानेंगे कि SOPs के तहत खोल दिया गया है, कैसा लग रहा है। सर बताइएगा, SOPs के तहत खोला गया है, क्या SOPs जो है इनको फॉलो किया जाएगा? एक तो हमने यहाँ रखा है कि विदाउट मास्क जो है वो एंट्री नहीं होगी, और अभी हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया। सेमिनार रूम हमने अभी क्लोज रखा हुआ है, और इंटरनेट की सहूलत वो भी अभी मुख्तसर, क्योंकि आपको पता है लैपटॉप्स में हाथ लगते हैं तो उससे जो है जरासीम का तबादला हो सकता है, इसलिए अभी हमने वो चीज़ें बंद की हुई हैं। बाकी रीडिंग रूम हमारे ऑन है, तो हमारे आ भी रहे हैं लोग, हमारे मेंबर पुराने भी आ रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि नए मेंबर्स आएँ, उसको बिल्कुल विजिट करें आके उसको। जी बिल्कुल, SOPs के तहत जो है लाइब्रेरी को ओपन कर दिया गया। हमारे साथ कुछ तालबात भी मौजूद हैं, तलबा भी मौजूद हैं जो इस वक्त रीडिंग कर रहे हैं। सर बताइएगा, SOPs के तहत खोल दिया गया, कैसा लग रहा है? एक लंबे पीरियड के बाद आप लाइब्रेरी ओपन हो गई है। लाइब्रेरी ओपन हो गई है और कायरीन की एक बड़ी तादाद पहुंची है। मकसूद आपका शुक्रिया। ऑनलाइन ट्रांसफर के तहत सिर्फ 51 असातिज़ा ने ही दरखास्तें जमा करवाई हैं। महकमा एजुकेशन की जानिब से असातिज़ा की ट्रांसफर पर कंप्लेन मंसूल होने पर असातिज़ा की ट्रांसफर का सिस्टम ऑनलाइन किया गया था। मजीद बात करेंगे अलिशबा से। अलिशबा, इतनी महज कम तादाद ने ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया? बिल्कुल, असातिज़ा की ऑनलाइन ट्रांसफ़र के तहत सिर्फ 51 असातिज़ा ने ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया है। इससे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से 118 असातिज़ा का ट्रांसफ़र किया गया था, जिसमें से 114 असातिज़ा की शिकायत की दरख्वास्तें मौसूल हुई थी एजुकेशन डिपार्टमेंट को, जिसके बाद ये फैसला किया गया था कि असातिज़ा की जो ट्रांसफ़र है वो ऑनलाइन कर दी जाएगी, और उसमें जो है ऑप्शंस दिए गए थे कि अपने करीब तरीब जो जगह है वो असातिज़ा सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो शिकायत थी वो इस हवाले से थी कि असातिज़ा का जो ट्रांसफ़र है वो दूर कर दिया गया है। असातिज़ा के ट्रांसफ़र के लिए फीमेल के लिए जो पॉलिसी है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, वो 15 किलोमीटर के अंदर अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है, जबकि मेल के लिए 20 किलोमीटर के अंदर अंदर। और जो ज़्यादातर शिकायत मौसूल हुई थी डिपार्टमेंट को वो इस हवाले से थी कि उनका जो ट्रांसफ़र है इस पॉलिसी के तहत नहीं किया गया, इसलिए तमाम असातिज़ा को दोबारा से 118 को अप्लाई करने के लिए कहा गया था, और ये भी कहा गया था कि अपने ऑप्शन सेलेक्ट कर कर अप्लाई करें। मगर जिन्होंने अप्लाई किया है वो 51 असातिज़ा ने किया है। आज आखिरी डेट थी, और सिर्फ शिकायत जो थी वो 114 मौसूल हुई, मगर अब दोबारा से 51
दरखास्तें मौसूल हुई हैं। अलिशबा आसिफ, आपका शुक्रिया। मियांवाली DC इंग्लैंड कुदरतुल्लाह नियाजी की मुलाजमत की मुद्दत पूरी हो गई, स्टाफ ने पुरतकल्लुफ तकरीब का इनेकाद किया। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर मजाज। अख्तर, बताइएगा तकरीब के हवाले से। जी बिल्कुल, DC इंग्लैंड कुदरतुल्लाह खान नियाजी की मुलाजमत की मुद्दत जो है आज मुकम्मल हुई और आज आपकी रिटायरमेंट के लिए काफ़ी सारे लोग आपके ऑफिस में इकट्ठे हैं। आपको फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं। दोस्त अहबाब की जानिब से आपको अलविदा कहा जा रहा है। इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे इस सवाल से बात करते हैं। पता ना चला जिंदगी का 60 साल गुजर गए, कैसी रही सर्विस, क्या कहेंगे आज की? बहुत अच्छी। मैंने 40 साल तकरीबन नौकरी की है इस महकमे में और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मेहनत तनदेही से काम किया है। और आज मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैं बेदाग किरदार लेके रिटायर हो रहा हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है मुझ पर। जी, बेदाग किरदार लेकर आप रिटायर्ड हो रहे हैं। कुछ और दोस्त भी मौजूद हैं, आपसे भी बात कर लेते हैं। नेक मोहम्मद साहब मौजूद हैं, आप बताइएगा क्या कहेंगे जनाब कुदरतुल्लाह नियाज़ी साहब ने जो वक्त जहाँ गुजारा है, इतना 16 साल मियांवाली दफ्तर में इनकी सर्विस है, जबकि कोई भी आदमी इतनी सर्विस जहाँ करेगा तो वहाँ बहुत कुछ खराबियाँ पैदा होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनका दौर बहुत ही अच्छा रहा और इन्होंने जहाँ मकामी आदमी होते हुए इनकम टैक्स के अहदाफ भी पूरे किए और महकमे में अपना नाम भी पैदा किया। नाम भी पैदा किया और टेन्योर अच्छा रहा। अख्तर, आपका शुक्रिया। रहीमा खान में कोविड-19 SOPs के तहत ओपन स्कूल्स में मैट्रिक से इंटर तक की क्लासेस के आधे स्टूडेंट दूसरे रोज अपने क्लास फेलोज की कमी पर मायूस हैं। बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर, बताइएगा, आप बच्चे डिसअपॉइंटेड हैं? बिल्कुल, रहीमा खान की गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल की तरह जिले भर के जो स्कूल्स हैं वहां पे 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो क्लासेस हैं उनका जो सिलसिला वो जारी है। कल के दिन भी बच्चे आए थे, लेकिन जो कल के दिन बच्चे आए थे वो आज नहीं है, क्योंकि आधी क्लास कल आई थी और आधी क्लास जो है आज के दिन है। आज भी SOPs पर अमल किया गया है। बच्चे जो हैं यहाँ पे बैठे हैं, जो अपनी जो क्लासेज हैं वो अटेंड कर रहे हैं और आज भी उन्हें लेक्चर देने का जो सिलसिला है वो जारी है। 6 महीने के बाद आज आपका पहला दिन है अपना स्कूल में, क्या महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। 6 महीने के बाद स्कूल आए और हमारे हाथ सैनिटाइजर से भी धुलवाए और निशान भी लगाए। हम उन निशानों पे चल रहे हैं और हम बहुत एहतियात कर रहे हैं। और हमारे स्कूल में हमारी क्लास में 40 बच्चे, आधे कल आ रहे, आधे आज आ रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस है। बच्चे SOPs को फॉलो कर रहे हैं। आमिर, आपका शुक्रिया। DG खान में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में दूसरे मरहले में निचले हिस्से की हल्काबंदियों का काम मुकम्मल कर लिया गया है। डिटेल्स हासिल करेंगे मौसम मुल्क से। मौसम, बताइएगा, काम मुकम्मल हो गया हल्काबंदियों का? बलदियाती इलेक्शन के हवाले से इन दिनों में ज़ोरों शोर से तैयारियां जारी हैं और कई लोग इसके हवाले से ये भी कह रहे हैं कि शायद बलदियाती इलेक्शन नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त इंतजामात किए जा रहे हैं, लग ऐसा ही रह गए कुछ अरसे में ये बलदियाती इलेक्शन फाइनलाइज होते जा रहे हैं। और इसी दौरान में डेरा गाजी खान में फोकल पर्सन भी नामजद कर दिए गए हैं। मलिक रमज़ान साहब हमारे साथ हैं। रमज़ान साहब, पहले तो आपको मुबारक हो, आप फोकल पर्सन है। अभी इंफॉर्मेशन क्या है डिमार्केशन के हवाले से, अभी क्या कर रहे हैं? थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। इसके तरह सर DG खान में हमारे जो है सर ये डिमार्केशन हो गई थी, हमारे 11 हैं उनकी जिनकी डिमार्केशन हुई थी नवंबर में, उसमें हमारे 11 इदारे हैं। 4 हमारी तहसील काउंसिलें हैं, 4 हमारी जो है टाउन कमेटीज़ हैं, 2 म्यूनसिपल कमेटी और 1 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन। इनकी डिमार्केशन हो गई थी पिछले लास्ट ईयर में। अब जो है ना सर अब हो रही है डिलिमिटेशन। हमारी विलेज पंचायत, रूरल एरियाज में विलेज पंचायत होगी, अर्बन एरियाज में मोहल्ला काउंसिलें। इसके लिए गवर्नमेंट ने ये किया था कि जो हमारी विलेज काउंसिल है वो जिस मौजे की आबादी कम से कम 200 है वो विलेज काउंसिल होगी। अपर लेवल पे जो है ना वो कोई वो नहीं है, कम से कम 200 आबादी वाला विलेज काउंसिल होगी। और मोहल्ला में जो है ना ये हमारे जो अर्बन एरिया है। मुल्क, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खानेवाल में अटका मुलाजमीन का हंगामी इजलास हुआ। इजलास में जिले भर से ओहदेदारों ने शिरकत की। मुतालबात के हक में एहतजाजी धरना देने का फैसला। मजीद जानेंगे नदीम मुगल से। नदीम, बताइएगा। का मुलाजमीन का इजलास मुनक्किद हुआ है और इजलास में अपने मुतालबात के हक में भी बात की गई है और उस पर लाहे अमल जो है वो तैयार किया गया। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आपका मुलाजमीन के सदर इमरान साहब, इनसे जानेंगे। जी मियां साहब, बताइएगा कि आपका मुलाजमीन का आज इजलास हुआ है, आगामी इजलास, जिसमें मुतालबात के हक के हवाले से भी बातचीत की गई, तो क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اصل میں ایسے ہے کہ قیادت ہماری ایپ کا جو قیادت ہے اس نے 14 تاریخ کو اجلاس کیا اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم دھرنا دینے جا رہے ہیں حکومت کے خلاف، حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف، ملازم کش پالیسیوں کے خلاف ہم انشاءاللہ عنقریب جو ہمارے دھرنے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں ایک مشاورتی اجلاس تھا، ایپ کا ریونیو کو تیار کر رہے ہیں، پورے ضلع کو تیار کر رہے ہیں کہ ہم اپنی قیادت کی کال کے اوپر جیسے قیادت کہے گی ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ اپنی قیادت کے پشتیبان بنیں گے۔ اور ادروائز ہمارے کچھ ڈومیسٹک ایشوز تھے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے، وہ بھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں حلف برداری کے حوالے سے، اور دوسرے ایشوز تھے، اور ہم نے انشاءاللہ یہ کہا ہے کہ ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کو مضبوط کرتے ہوئے ہم اپنی قیادت کے ساتھ، ہم اپنی جو ہماری قیادت کی کال آئے گی انشاءاللہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور اپنے حقوق ہم انشاءاللہ لے کے رہیں گے۔ انشاءاللہ ہم لے کے رہیں گے۔ ندیم مغل آپ کا شکریہ۔ جنوبی پنجاب میں خریف کی فصلوں کی زیر کاشت رقبہ اور پیداوار کے تخمینہ بارے جائزہ اجلاس ہوا ہے۔ سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عطیل نے شعبہ کراپ رپورٹنگ کو سروس پرفارمنس میں بہتری لانے کی ہدایات جاری کرتے ہوئے جنوبی پنجاب میں کراپس کا گزشتہ 10 سال کا ڈیٹا طلب کر لیا۔ تینوں ڈویژنز میں ان فصلوں کے رجحانات کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکیں گی۔ مختلف فصلوں کے رقبے میں اضافہ اور کمی کی وجوہات سے بھی بریفنگ تیار کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ اعداد و شمار کو دوبارہ جانچ پڑتال اور تصدیق کر کے پیش کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ جنوبی پنجاب میں خریف کی فصلوں کے زیر کاشت رقبہ اور پیداوار کے تخمینہ بارے جائزہ اجلاس ہوا۔ زراعت کی پوری پلاننگ کراپ رپورٹنگ کے اعداد و شمار پر منحصر ہے۔ سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عطیل کا ایسا کہنا ہے۔